हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो आज मैंने आपके चैप्टर इम्यूनिटी से जो है क्वेश्चंस लेकर आया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखे तो मुख्य सेविका भर्ती की प्ले बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, और सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रतिरक्षा के दो प्रमुख भेद कौन से हैं? ए है एंटीजन और एंटीबॉडीज, बी है लंबवत और क्षैतिज, सी है स्वाभाविक और विशिष्ट या उपार्जित, डी है उपरोक्त सभी। तो प्रतिरक्षा के दो प्रमुख भेद कौन से हैं? तो जल्दी से आंसर करिएगा आप लोग, कौन से हैं? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, स्वाभाविक और विशिष्ट या उपार्जित प्रतिरक्षा होती है। स्वाभाविक और विशिष्ट या उपार्जित प्रतिरक्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, प्रतिरक्षा तंत्र से क्या आशय है? ए है शरीर में ऊर्जा को संचय करना, बी है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, सी शरीर को मजबूत बनाना, डी है रक्त परिसंचरण को शुद्ध करना। तो आंसर करिएगा, प्रतिरक्षा तंत्र से क्या आशय है? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। प्रतिरक्षा तंत्र से क्या है? शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित अंग कौन कौन से हमारे? प्रतिरक्षा से संबंधित अंग कौन से? प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित अंग कौन कौन से हैं? तो एक है आपका केंद्रीय या फिर प्राथमिक लसिकाभ अंग हो गया। ठीक है, दूसरा होता है आपका द्वितीयक या परिधीय लसिकाभ अंग होता है। ठीक है, एक आपका होता है केंद्रीय या प्राथमिक लसिकाभ अंग होता है, दूसरा होता है आपका परिधीय या द्वितीयक लसिकाभ अंग होता है। केंद्रीय लसिकाभ अंग में कौन कौन से आते हैं? तो आपका आता है थाइमस, एक आता है थाइमस, और दूसरा आता है आपका अस्थि मज्जा, बोन मैरो। ठीक है, अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा आता है। दूसरे में क्या आता है? परिधि या द्वितीयक में आपके क्या आते हैं? तो आपके प्लीहा आता है, द्वितीयक में आपका प्लीहा आता है, श्वसन अंग आते हैं, और आपके जनन अंग आते हैं। ठीक है, जनन मूत्र अंग आते हैं, और क्या आता है आपका? एक आपका आता है, एक टॉन्सिल आता है, और आहार नली आती है, आहार नली आदि जो है, ये सभी जो है आपके द्वितीयक या परिधि में आते हैं, जबकि थाइमस और अस्थि मज्जा आपके केंद्रीय में आते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, केंद्रीय में कौन कौन से आते हैं और परिधि में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है आपका बी, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, प्रतिरक्षा तंत्र का आशय है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, एंटीबॉडी निम्नलिखित में से किस में बनते हैं? ए है डीएनए, बी है आरएनए, सी है डब्ल्यूबीसी, डी है लिम्फोसाइट्स। तो किस में बनते हैं एंटीबॉडी? बताइएगा किस में बनते हैं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और सेशन को लाइक जरूर करिएगा। तो किस में बनती है एंटीबॉडी? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा डी, लिम्फोसाइट्स में। किस में बनती है एंटीबॉडी? लिम्फोसाइट्स में बनती है। आप लोग को पता होगा कि ब्लड में आपके क्या कहते हैं, 55% आपका प्लाज्मा रहता है ब्लड में। ठीक है, ब्लड में आपके 55% जो है प्लाज्मा रहता है, और रुधिर कणिकाएं होती हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं आपकी कितने परसेंट? तो 45%। कितने? 45% आपके रक्त कणिकाएं होती है। ठीक है, और 55% आपका प्लाज्मा होता है, जो कि तरल होता है। प्लाज्मा क्या होता है? तरल होता है, जबकि ये रक्त कणिकाएं जो होती है ये ठोस होती है। ठीक है, ठोस होती है। ठीक है, अब देखते हैं रक्त कणिकाओं में आपके कौन कौन से आते हैं। रक्त कणिकाओं के अंतर्गत आपके क्या क्या आते हैं, जो कि 45% है। 45% है आपका। एक आता है आपका एरिथ्रोसाइट्स, जिसे हम आरबीसी कहते हैं। आरबीसी है
इसका कार्य क्या होता है, CO2 और ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जो है संवहन करना होता है, ऑक्सीजन का संवहन करना होता है, ठीक है। ये RBCs का कार्य होता है। दूसरा क्या आता है आपका, ल्यूकोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स होता है, ल्यूकोसाइट्स जिसे हम WBC कहते हैं। क्या कहते हैं, WBC कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है, ठीक है, WBC, ठीक है, यानी कि प्रतिरक्षा प्रदान करना, ठीक है। ये इसका कार्य क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रदान करना होता है, ठीक है, WBC का प्रतिरक्षा प्रदान करना। और एक आता है आपका ल्यूकोसाइट्स के बाद आपका थ्रोम्बोसाइट्स आता है। क्या आता है, थ्रोम्बोसाइट्स आता है, जिसे हम ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स आता है जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, रुधिर का थक्का जमाना होता है, ठीक है, रुधिर का थक्का जमाना होता है, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स हो गया, ल्यूकोसाइट्स होगा और थ्रोम्बोसाइट्स हो गया, ये रक्त कणिकाओं के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब जो है आपके WBC में क्या क्या आता है, WBC के अंतर्गत देखते हैं। WBC है, WBC जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है WBC। इसके अंतर्गत आपके आते हैं, एक आता है आपका ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स आता है आपका, ग्रैन्युलोसाइट्स। दूसरा आपका आता है अग्रैन्युलोसाइट्स, अग्रैन्युलोसाइट्स आता है, ठीक है, अग्रैन्युलोसाइट्स होता है, ठीक है। अब इसी अग्रैन्युलोसाइट्स में आपके आता है मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स, और एक आता है लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स आता है, ठीक है, लिम्फोसाइट्स आता है, ठीक है, अग्रैन्युलोसाइट्स में। ग्रैन्युलोसाइट्स में आपके आते हैं, आपके कौन कौन से, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, और बेसिनोफिल्स आते हैं, और ईओसिनोफिल्स आते हैं, ईओसिनोफिल्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें ग्रैन्युलोसाइट्स में आपका आता है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब वही देखिए, अब ये जो लिम्फोसाइट्स है यही क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ये क्या करता है, लिम्फोसाइट्स जो होता है ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स में आपके क्या क्या आते हैं, लिम्फोसाइट्स में आपके क्या क्या आते हैं, तो एक आता है आपका T लिम्फोसाइट्स आता है, T लिम्फोसाइट्स आता है। दूसरा आपका आता है B लिम्फोसाइट्स, ठीक है। T लिम्फोसाइट्स का जो है उत्पन्न कहाँ पे जो है बनता है, ये थाइमस में बनता है, थाइमस में बनता है, इसलिए क्या है ये T कहलाता है, T लिम्फोसाइट्स कहलाता है। और B लिम्फोसाइट्स आपका बोन मैरो में बनता है, इसलिए ये B लिम्फोसाइट्स कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो यहाँ पे आंसर D है, लिम्फोसाइट्स, D हो जाएगा। लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स ही एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। आपके जो B लिम्फोसाइट्स हैं, B लिम्फोसाइट्स ही आपके क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो है आपकी कोशिका, प्लाज्मा कोशिकाओं में परिवर्तित होते हैं। B लिम्फोसाइट्स का कार्य होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना होता है, और यही आपके क्या करते हैं, प्लाज्मा कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, प्लाज्मा कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं और एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे D हो जाएगा लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ से कुछ हम लोगों ने जाना, आगे देखते हैं, आगे भी बहुत कुछ है। तो एंटीबॉडी निम्नलिखित में से किस में बनते हैं, ये सेम क्वेश्चन है। D है, लिम्फोसाइट्स में बनते हैं, सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, प्रारंभ में B कोशिकाओं की उत्पत्ति कहाँ होती है। A है अस्थि मज्जा में, B है थाइमस में, C है भ्रूणी यकृत में, D है भ्रूणी हृदय में। प्रारंभ में B कोशिकाओं की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो बताइएगा कहाँ होती है, क्या हो जाएगा आंसर। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा C, भ्रूणी यकृत में। कहाँ पे होती है, भ्रूणी यकृत में होती है। प्रारंभ में B कोशिकाओं की उत्पत्ति कहाँ होती है, भ्रूणी यकृत में होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद 8वें सप्ताह से आपका B कोशिकाएं जो होती हैं, B कोशिकाएं भ्रूणी यकृत में बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। B कोशिकाएं आपकी भ्रूणी यकृत में बनना शुरू हो जाती है 8वें सप्ताह से। कब तक बनती है, तो 4 से 6 महीने तक जो है, 4 से 6 माह तक बनती है। और इसी जो है 4 से 6 माह के बाद ये कहाँ स्थापित हो जाती है, तो बोन मैरो, अस्थि मज्जा में ये स्थापित हो जाती है, अस्थि मज्जा में स्थापित हो जाती है, ठीक है। पहले ये भ्रूणी जो है भ्रूणी यकृत में बढ़ती है 8 सप्ताह से लेकर 4 से 6 महीने तक B कोशिकाएं भ्रूणी यकृत में बढ़ती है। फिर इसके बाद जो है चौथे से 6वें माह के बाद जो है ये अस्थि मज्जा में स्थापित हो जाती है और वहीं उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसे B कोशिकाएं कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे C हो जाएगा भ्रूणी यकृत। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, B कोशिकाओं के प्रमुख कार्य क्या हैं। ए है प्रतिपिंड के माध्यम से प्रतिरक्षा प्रक्रिया प्रदान करना,
प्रतिपिंड के माध्यम से प्रतिरक्षा प्रक्रिया प्रारंभ करना। बी है प्रतिपिंड श्रवण करने के वाली प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित होना। सी है उपरोक्त दोनों। डी है इनमें से कोई नहीं। तो बी कोशिकाओं के प्रमुख कार्य क्या है, बताइएगा क्या है प्रमुख कार्य इनके, आंसर करिएगा आप लोग। तो क्या हो जाएगा, प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी के माध्यम से प्रतिरक्षा प्रक्रिया को प्रारंभ करना। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया को प्रारंभ करना। और प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी श्रवण करने वाली प्लाज्मा कोशिकाओं में परिवर्तित होना। ठीक है, ये होती बी कोशिकाओं का कार्य, क्योंकि बी कोशिकाएं ही आपके क्या एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। ये क्या करती हैं, आपके प्लाज्मा भी जो है, जैसे या तो कह सकते हैं प्लाज्मा ही जो है एंटीबॉडी का निर्माण करती है या फिर बी कोशिकाएं करती है। क्यों, क्योंकि बी कोशिकाएं ही आपकी जो है प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है और जो है एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये दोनों है इसके कार्य, यहाँ पे सी हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है, टी कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। ए है अस्थिमज्जा में, बी है थाइमस में, सी है भ्रूण यकृत में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर करिएगा आप लोग, टी कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो क्या हो जाएगा, कहाँ होता है निर्माण टी कोशिकाओं का, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी थाइमस में। कहाँ होता है, थाइमस में। ठीक है, टी कोशिकाएं जो कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो अस्थिमज्जा से, टी कोशिकाएं जो होती है आपके बी कोशिकाओं के विपरीत इनका निर्माण होता है। कैसे कि कुछ कोशिकाएं जो है अस्थिमज्जा को छोड़ करके, कुछ लसिका अणु जो है आपके अस्थिमज्जा को छोड़ करके थाइमस में जाके परिपक्व होने लगती है। ठीक है, थाइमस में परिपक्व होने लगती है, इसलिए इनको टी कोशिकाएं कहा गया है। ठीक है, टी कोशिकाएं थाइमस से यानी टी कोशिकाएं कहा गया। ठीक है, ये टी कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, थाइमस में होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगर बी पूछेगा तो बोन मैरो में पहले तो भ्रूण यकृत में होती है, फिर उसके बाद जो है ये बोन मैरो में होती है। ठीक है, बी कोशिका, जबकि टी कोशिकाओं का निर्माण जो है थाइमस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टी कोशिकाओं के मुख्य कार्य क्या है। ए है प्रतिरक्षण प्रतिक्रिया नियमन करना, प्रतिरक्षण प्रक्रिया का नियमन करना होगा। ठीक है, यहाँ पे बी है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया की मध्यस्थता, सी है प्रतिरक्षा बनाने के लिए बी कोशिकाओं को प्रेरित करना, डी है इनमें से सभी। तो जल्दी से आंसर करिएगा आप लोग, टी कोशिकाओं के मुख्य कार्य क्या है। तो क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षण प्रक्रिया का नियमन करना होता है टी कोशिकाओं का कार्य, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया की मध्यस्थता करता है। ठीक है, सी है प्रतिरक्षा बनाने के लिए बी कोशिकाओं को प्रेरित करता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी इनमें से सभी। ठीक है, बी कोशिकाओं के कार्य हम लोगों ने देखा कि एंटीबॉडी के माध्यम से प्रतिरक्षा प्रारंभ करती है कौन, बी कोशिका, और क्या करती है, और जो है एंटीबॉडी को श्रावण करने के लिए प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, बी कोशिकाएं एंटीबॉडी का निर्माण करने के लिए प्लाज्मा कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है और प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ये कार्य है बी कोशिकाओं का, जबकि टी कोशिकाओं का कार्य होता है नियमन करना, प्रतिरक्षा प्रक्रिया का नियमन करना होता है, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया की मध्यस्थता करना होता है, प्रतिरक्षा बनाने के लिए बी कोशिकाओं को प्रेरित करता है। ठीक है, ये सभी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, एंटीबॉडी का वह स्थान जिसमें कोई प्रतिजन संलग्न होता है उसे कहते हैं। ए है एपिटोप, बी है पैराटोप, सी है एंटीजन, डी है कोई नहीं। तो क्या कहते हैं, एंटीबॉडी का वह स्थान जिसमें कोई प्रतिजन जो है संलग्न होता है उसे क्या कहते हैं। एंटीबॉडी, देखिए एंटीबॉडी जो है ये होता है आपके एंटीबॉडी में क्या क्या होता है। देखिए, एक होती है भारी श्रृंखला या लंबी श्रृंखला, इसको कह सकते हैं। एक भारी श्रृंखला होती है या फिर लंबी श्रृंखला, इसको कह सकते हैं। ये आपकी भारी श्रृंखला या फिर लंबी श्रृंखला है। ठीक है, ये बड़ी होती है। और एक आपकी होती है हल्की श्रृंखला या फिर छोटी श्रृंखला होती है। एक होती है हल्की श्रृंखला या फिर छोटी श्रृंखला होती है। ठीक है, और ये होता है आपका, ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी हल्की श्रृंखला होती है, हल्की श्रृंखला और छोटी होती है। और ये होती है आपकी भारी श्रृंखला
और लंबी होती है, ठीक है, भारी श्रृंखला और लंबी होती है, ये एंटीबॉडी में होता है, ठीक है। अब यही एंटीबॉडी में ये वाला जो भाग है, अब यहाँ से क्या होगा, इसी वाले भाग से आपका जो है आपका कोई एंटीजन आके जुड़ता है। जब एंटीजन क्या होता है, जो हमारे शरीर में क्या रोग का जो है कारण बनते हैं, ठीक है, एंटीजन ही हमारे शरीर में रोगाणुओं का कारण बनते हैं, यही क्या होते हैं एंटीजन, और इन्हीं से लड़ने के लिए हमारे अंदर क्या एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है। तो ये होता है, ये आपका आ गया कोई एंटीजन, जो कि एंटीजन इससे जो है संलग्न हुआ, ठीक है, एंटीजन ये है आपका और ये आपकी एंटीबॉडी है, ठीक है, एंटीबॉडी वाला भाग है और ये एंटीजन। तो एंटीबॉडी में जहाँ से ये जो है प्रतिजन आपका संलग्न हुआ है, तो ये भाग आपका क्या कहलाएगा, पैराटोप कहलाएगा, ठीक है। पैराटोप आपके एंटीबॉडी में होगा, ठीक है, पैराटोप जहाँ आपके एंटीबॉडी में होगा, जबकि जो है पैराटोप से जो आपका एंटीजन संलग्न हुआ है और एंटीजन का जो भाग संलग्न हुआ पैराटोप का, वो क्या कहलाएगा, एपीटोप कहलाएगा। क्या कहलाता है, एपीटोप कहलाता है, ठीक है। तो एंटीजन में आपके एपीटोप होता है जिससे संलग्न होता है जो कि पैराटोप से, और एंटीबॉडी में आपके पैराटोप होता है जो कि एंटीजन के एपीटोप से संलग्न होता है, ठीक है। एंटीजन में एपीटोप होता है और एंटीबॉडी में पैराटोप होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा पैराटोप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, टी कोशिकाओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो जल्दी से आंसर करिएगा आप लोग। क्या हो जाएगा आंसर, टी कोशिकाओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है, क्या हो जाएगा, 4। कितने, 4 वर्गों में। कौन कौन से हैं आपके, देख लेते हैं। एक है आपका, पहला है आपका हेल्पर टी सेल है, हेल्पर टी सेल्स है, ठीक है। दूसरा है आपका किलर टी सेल्स है। तीसरा है आपका सुप्रेशर टी सेल्स है। और चौथा है आपका मेमोरी टी सेल्स है, ठीक है, मेमोरी टी सेल्स है। तो इनकी क्रियाशीलता के आधार पे इनको डिवाइड किया गया है, किसको, टी कोशिकाओं को, ठीक है। टी कोशिकाओं को इनकी क्रियाशीलता के आधार पे डिवाइड किया गया है, हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, सुप्रेशर टी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स होता है, ठीक है। और हेल्पर सेल का कार्य क्या होता है, तो हेल्पर सेल जो होता है आपके जो है जो बी कोशिका है, बी लिम्फोसाइट्स को जो है एंटीबॉडी निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है। कौन, हेल्पर जो होता है वो बी कोशिका को एंटीबॉडी निर्माण करने के लिए जो है प्रेरित करता है। और क्या करता है, और ये जो है आपके ये तीनों जो है किलर, सुप्रेशर और मेमोरी, ये क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, असक्रिय होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। जबकि आपकी हेल्पर जो टी सेल्स है वो ये क्या होती है, एक्टिव होती है। कैसी होती है, एक्टिव, ये सक्रिय रहती है हमेशा। जबकि किलर, सुप्रेशर और मेमोरी ये दोनों क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं तीनों, ठीक है। तो अब क्या करता है, ये हेल्पर टी सेल जो है किसी भी एंटीजन यानी कि दुश्मन के आने की पहचान करता है कि दुश्मन आ गया है, ठीक है, यानी कि एंटीजन शरीर में घुसता है तो ये इसकी पहचान करता है। कौन, हेल्पर टी सेल्स। पहला तो कार्य करता है ये बी जो है बी कोशिकाओं को एंटीबॉडी के निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है, और दूसरा कार्य इसका है ये पहचानता है, एंटीजन को पहचानने का कार्य करता है कि शरीर में एंटीजन घुस गया है, ठीक है, हेल्पर टी सेल्स का कार्य होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, चूंकि ये तीनों किलर टी सेल्स, सुप्रेशर और मेमोरी ये क्या इनएक्टिव है, इनको क्या एक्टिव करने का, इनको जगाता है, ठीक है, हेल्पर टी सेल्स, ठीक है, इनको जगाता है। अब एंटीजन जब शरीर में घुस जाता है तो किलर टी सेल्स क्या करता है, उसको मारता है, ठीक है। जहाँ जो है एंटीजन जो है घुसा रहता है शरीर में, किलर टी सेल्स जो है उसको मारने का कार्य करता है और इसको लगातार मारता रहता है, ठीक है। और ये रुकता नहीं है, सीधे क्या मारता रहता है। अब जो है उसके मरने के बाद भी एंटीजन जो घुसा है शरीर में, उसके मरने के बाद भी ये जो है जारी रखता है, मारने की क्रिया जारी रखता है, ठीक है। लेकिन अब इसी तरह ये जारी रहेगा तो ये हमारा शरीर खुद ही डैमेज होने लगेगा, ठीक है। और इसके लिए हमारे शरीर को डैमेज होने से बचाने के लिए आपका कार्य करता है सुप्रेशर टी सेल्स, जो है इसको रोकता है, किलर टी सेल्स को रोकता है। जब एंटीजन खत्म हो जाता है तो सुप्रेशर टी सेल्स जो है ये आपके किलर टी सेल्स को रोकने का कार्य करता है, ये रोकता है, ठीक है। मेमोरी टी सेल्स क्या होती है, मेमोरी टी सेल्स को जो है इसको सक्रिय करने के लिए, एक्टिव करने के लिए हम क्या करते हैं, टीकाकरण। मेमोरी टी सेल्स के लिए हम क्या करते हैं, टीकाकरण करवाते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन करवाते हैं। तो ये हो गया हमारे टी कोशिकाओं की क्रियाशीलता के आधार पर जो है डिवाइड किया गया है, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सुप्रेशर और मेमोरी टी सेल्स, ठीक है। इनके बारे में मैंने बताया, इनको याद रखिएगा आप लोग। आंसर यहाँ पे आपका है C 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है एंटीबॉडी के निर्माण के लिए उत्तरदायी है।
ए है टी सेल्स, बी है बी सेल्स, सी है बोथ, डी है नन ऑफ दिस। तो जल्दी से आंसर करिएगा आप लोग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा आप लोग और कमेंट में बताइएगा कि आपको जो है क्वेश्चंस कैसे लगे, ठीक है। तो एंटीबॉडी के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी है? अभी मैंने ऊपर बताया ही आपको, कौन है? बी सेल्स। कौन है? बी सेल्स, ठीक है। बी सेल्स जो है एंटीबॉडी का निर्माण करती है और ये क्या करती है, किसमें परिवर्तित होती है? तो प्लाज्मा कोशिकाओं में परिवर्तित होती है और एंटीबॉडी का निर्माण करती है, ठीक है, बी सेल्स। इतना याद रखिएगा बी सेल्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इम्यूनोग्लोबुलिन कितने प्रकार के हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इम्यूनोग्लोबुलिन कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5। कितने प्रकार के होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन? तो क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं? क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, कितने प्रकार के होते हैं? तो 5। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन किसे कहते हैं? तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है रुधिर के प्लाज्मा में, रुधिर के प्लाज्मा में घुली प्रतिरक्षी प्रोटीन्स ही इम्यूनोग्लोबुलिन कहती है। प्रोटीन्स को ही इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन किसे कहते हैं? तो रुधिर के प्लाज्मा में घुली प्रतिरक्षी प्रोटीन्स को ही इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, ठीक है। तो इतना ये हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो आप इस तरह याद रख सकते हैं, गेम्ड याद रख सकते हैं, ठीक है। एक हो गया IgG हो गया, ठीक है, IgG हो गया, और IgA हो जाएगा, और IgM हो जाएगा, और IgE हो जाएगा, और लास्ट हो जाएगा IgD, ठीक है। तो गेम्ड से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 5 है गेम्ड से, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, ठीक है। IgG जो है ये इसकी सांद्रता सबसे अधिक होती है, ठीक है। ये कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 75%। कितने प्रतिशत? सबसे अधिक पाया जाता है IgG, 75%। और ये एकमात्र ऐसा जो है इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि प्लेसेंटा को पार कर जाता है, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि प्लेसेंटा को पार कर जाता है, ठीक है। उसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और IgE किस लिए जाना जाता है? तो ये एलर्जी के लिए, शिशुओं में क्या, एलर्जी के लिए जाना जाता है, ठीक है। शिशुओं में एलर्जी के लिए जाना जाता है आपका IgE, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। तो ये 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन है, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, डी है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं कितने प्रकार की होती है? आंसर करिएगा, कितने प्रकार की होती हैं? कितने होती है? तो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। कितने? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक अविशिष्ट प्रतिरक्षी अनुक्रिया होती है, अविशिष्ट प्रतिरक्षी अनुक्रिया होती है, और दूसरी होती है आपकी विशिष्ट प्रतिरक्षी अनुक्रिया। दूसरी क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरक्षी अनुक्रिया होती है, प्रतिरक्षी अनुक्रिया होती है, ठीक है। अविशिष्ट क्या होता है? ये क्या करता है? अविशिष्ट प्रतिरक्षी अनुक्रिया में ये एंटीजन को बिना पहचाने ही उसके जो है उसको मारने का कार्य करने लगता है, ठीक। उसको पहचानता नहीं है कि कौन सा एंटीजन है और कौन सा हमको जो है कौन सा जो है दवा जो कि कौन सी एंटीबॉडी हमको उस पर जो है आक्रमण करना है, ठीक है। तो ये अविशिष्ट बिना जो है एंटीजन को पहचाने ही उसको मारने लगता है, ठीक है। जबकि विशिष्ट प्रतिरक्षी अनुक्रिया क्या करती है? ये जो है ये पहले दुश्मन को क्या करती है? पहचानती है, यानी कि एंटीजन को पहले पहचानती है, फिर उसके खिलाफ जो है आक्रमण करती है, ठीक है। तो ये हो गया, 2 प्रकार की प्रतिरक्षी अनुक्रिया होती है, अविशिष्ट और विशिष्ट, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, तो 13 है क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरक्षी अनुक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। तो कितनी होती है? 2 प्रकार की। कितनी होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी, एक कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा होती है, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा होती है, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? CMI कहते हैं, यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। CMI से क्या है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसे कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा कहते हैं, या फिर इसे
सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं, सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा एक हो गई आपकी, जिसे हम CMI यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। दूसरी है आपकी प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा होती है, ठीक है, जिसे या तो हम AMI कहते हैं, क्या AMI यानी कि एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, ठीक है। अब क्या होता है कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा क्या होती है, तो इसमें जो है आपका T सेल्स जो होता है, T सेल्स जो है कार्य करता है इसमें, जो ऐसे रोगों के लिए ये कार्य करता है जो कि धीरे धीरे बढ़ते, जो हमारे शरीर में धीरे धीरे बढ़ते हैं और धीरे धीरे उनका विकास होता है, तो उनके प्रति ये क्रिया करता है T सेल्स, ठीक है। तो इसमें क्या कौन कौन से रोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कैंसर हो गया और क्या हो गया, तपेदिक हो गया, ठीक है। तो ये सभी जो है जो धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारियां हैं उनके प्रति ये कार्य करता है T सेल्स। जबकि आपकी प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा जो तेज़ी से जो है बीमारियां फैलती हैं, जो तेज़ी से संक्रमण जिसका होता है, उनके प्रति कार्य करता है। जैसे आपका सर्दी जुकाम हो गया, हैजा हो गया, टिटनेस हो गया, खसरा हो गया, तो जो जल्दी से जो है जिसे व्यक्ति जल्दी से संक्रमित होता है और रोग का कारण बनता है, ये उसके प्रति कार्य करती है, ठीक है। प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा बी, जैसे कि बी सेल्स, ठीक है, कौन सी बी सेल्स, ठीक है, जो कि तुरंत जो है जिससे तुरंत संक्रमित होते हैं वहाँ पे ये कार्य करती है प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा। जबकि कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा उन बीमारियों के लिए कार्य करती है जो लंबे समय से धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है। तो ये होती है विशिष्ट प्रतिरक्षा अनुक्रिया के अंतर्गत 2 प्रकार की होती है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, विशिष्ट प्रतिरक्षा अनुक्रिया कितने प्रकार की होती है, सेम वही क्वेश्चन है, 2, ठीक है, AMI और CMI। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं, ए है पेंडेमिक, बी है एपिडेमिक, सी है एंडेमिक, डी है एपिजूटिक। तो जल्दी से आंसर करिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मानवीय रोग जो विश्व के वृहद क्षेत्र में फैला हुआ तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंडेमिक, विश्व में फैला हुआ तो पेंडेमिक कहेंगे, ठीक है। एक विशेष स्थान या क्षेत्र पे फैला हुआ तो उसे एंडेमिक कहते हैं, ठीक है। विशेष क्षेत्र या स्थान पे फैला हुआ है तो उसे एंडेमिक कहते हैं, और विशेष से भी अधिक जो तेज़ी से फैलता है, लोगों में फैल जाए तेज़ी से, तो वह एंडेमिक कहलाता है, ठीक है, ये एंडेमिक कहलाएगा, ठीक है। और जो है पूरे विश्व में फैलता है उसे पेंडेमिक कहते हैं। फॉर एक एग्जांपल देखिए, यदि यूपी में फैल रहा है, एक विशेष क्षेत्र में ही है, तो यानी एंडेमिक हो गया, ठीक है। और जैसे पूरे भारत में फैल गया तो एपिडेमिक हो जाएगा, फिर विश्व में फैल जाता है तो पेंडेमिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा आप लोग इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है, ए है रॉबर्ट कोच, बी है लुई पास्चर, सी है एडवर्ड जेनर, डी है लैंड स्टीनर। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है, तो कौन है इम्यूनोलॉजी के जनक, सी हो जाएगा आंसर एडवर्ड जेनर। कौन है, एडवर्ड जेनर है, ठीक है। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है, एडवर्ड जेनर है, ठीक है। लुई पास्चर किसके लिए जाने जाते हैं, तो रेबीज के टीके की खोज की थी इन्होंने, रेबीज और एंथ्रेक्स के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। लैंड स्टीनर किस लिए जाने जाते हैं, तो इन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में जो है ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है। किसने की थी, तो ये की थी लैंड स्टीनर ने, ठीक है। जबकि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बी है रॉबर्ट कोच ने, सी है जॉन साल्क ने, डी है एडवर्ड जेनर ने। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, जॉन साल्क ने की थी। किसने की थी, जॉन साल्क ने की थी, 1952 में की थी। कब की थी, 1952 में की थी। पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क ने की थी, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, तो पेनिसिलिन की खोज की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने, इनको क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी का जनक कहते हैं। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक, चेचक के टीके की खोज किए थे इन्होंने, एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित किया गया। ए है 1975 में, बी है 1980 में, सी 1996 में, डी है 2008 में। तो विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित किया गया था, कब किया गया था? तो क्या हो जाएगा आंसर? WHO के द्वारा चेचक का उन्मूलन, इसको चेचक को जो है उन्मूलन घोषित किया गया था कब? 1980 में। बी हो जाएगा 1980 में, ठीक है, WHO ने घोषित किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। ए है क्षय रोग के लिए, बी है मधुमेह, सी है टाइफाइड, डी है एड्स। तो किसके लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? क्या हो जाएगा? तो एड्स के लिए। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, एड्स के लिए। किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए किया जाता है, ठीक है। एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए। एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ई से क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा। ई से एंजाइम, एल से लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड, इम्यूनोसॉर्बेंट, इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। तो ये होता है एलिसा का फुल फॉर्म, इसको याद रखिएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। अब आपको बताइएगा एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। एड्स का, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। ए है जिडोवुडिन या एजिडोथाइमोडिन, बी है माइकोनाजोल, सी है नोनॉक्सिनॉल 9, डी है वीराजोल। तो क्या हो जाएगा आंसर? एड्स विषाणु के सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो जिडोवुडिन है। कौन सी हो जाएगी? ए हो जाएगी जिडोवुडिन या फिर एजिडोथाइमोडिन, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म मैंने पूछा है, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 20 है, टिटेनस टीका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ए है एमिल वॉन बेहरिंग ने, बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, सी है एडवर्ड जेनर ने, डी है कार्ल लैंड स्टीनर ने। तो जल्दी से आंसर करिएगा आप लोग। टिटेनस की टीके की खोज किसने की थी? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, एमिल वॉन बेहरिंग ने। किसने की थी? एमिल वॉन बेहरिंग ने की थी टिटेनस की टीके की खोज, ठीक है। एमिल वॉन बेहरिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में बताया था कि पेनिसिलिन की खोज किया था इन्होंने, पेनिसिलिन की खोज किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, चेचक के टीके की खोज की थी, कब की थी? 1796 में, ठीक है। कार्ल लैंड स्टीनर ने कब की थी? किसकी खोज की है? तो ब्लड ग्रुप की, ब्लड ग्रुप जो है की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रतिरक्षा का कोशिकावाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ए है मेशिनकॉफ, बी है रॉबर्ट हुक, सी है एंटोनी वॉक लीवेनहॉक, डी है थियोडोर स्वान है। तो प्रतिरक्षा का कोशिकावाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो किसने दिया है प्रतिरक्षा का कोशिकावाद का सिद्धांत? ए हो जाएगा मेंशिनकॉफ ने दिया है, ए हो जाएगा मेंशिनकॉफ ने दिया है प्रतिरक्षा का कोशिकावाद का सिद्धांत, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। और इसीलिए इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं किसको? रॉबर्ट हुक को कहते हैं, ठीक है। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, ठीक है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने सूक्ष्म जीवाणु की खोज की थी, ठीक है। जीवित एवं सूक्ष्म कोशिका की खोज की थी, जीवित एवं सूक्ष्म कोशिका की खोज की थी, जैसे जीवाणु और मानव शुक्राणु की, ठीक है। जीवाणु और मानव शुक्राणु की खोज की थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी।
जीवित एवं सूक्ष्म कोशिका की खोज की थी। एंटोनी वॉन लीवेंहॉक ने जीवित एवं सूक्ष्म कोशिका की खोज की थी, जैसे कि जीवाणु और मानव शुक्राणु की। ठीक है, इसलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। एंटोनी लीवेंहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। जबकि रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले रोगाणु कैसे नष्ट किए जाते? ए है HCl के द्वारा, बी है बाइल या पित्तरस द्वारा समायोजित करके, सी है पाचन द्वारा, डी है जठर रस में विलीन होकर। इसका आंसर करिएगा आप लोग। तो क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे ए हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। ए हो जाएगा HCl के द्वारा जो है शरीर में पहुंचने वाले रोगाणु को नष्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। ए है 1 दिसंबर को, बी है 4 फरवरी, सी है 31 मई को, डी है 24 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर करिएगा आप लोग। जितने भी डेट है सबके आंसर करिएगा, किस किस डेट को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पोलियो दिवस कब मनाते हैं? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा डी, 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं। ठीक है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। ठीक है, 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस, विश्व एड्स दिवस। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। ठीक है, 31 मई को। अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन है टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। ए है कैंसर के अंतिम चरण से, बी है गर्भ में शिशु की जानकारी से, सी है हृदयघात से, डी है बच्चे के जन्म लेने से। तो चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? क्या हो जाएगा आंसर? करिएगा इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे आपका हो जाएगा हृदयघात से। सी हो जाएगा हृदयघात से। ठीक है, गोल्डन आवर किसे कहते हैं? पहले घंटे में जो हृदयघात आता है, ठीक है, हार्ट अटैक आता है पहले घंटे का, उसे गोल्डन आवर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? ए है टीबी, बी है मधुमेह, सी है टाइफाइड, डी है कैंसर। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा डी, कैंसर। किसके लिए करते हैं? कैंसर के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, इबोला है एक। ए है आतंकवादी संगठन है, बी है प्राणघातक विषाणु है, सी है एड्स परीक्षण है, डी है कोई नहीं। इबोला क्या है? तो क्या है? प्राणघातक विषाणु है। इबोला क्या है? वायरस है। ठीक है, इबोला क्या है? एक वायरस है जो कि पश्चिमी अफ्रीका में देखा गया था। पश्चिमी अफ्रीका में इसे देखा गया था। ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका में। ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका में एक जो है क्या है, इबोला नाम की एक नदी है। ठीक है, इबोला नाम की नदी के पास ही एक क्या है, गाँव है, जहाँ इसको पहचाना गया था इबोला को। ठीक है, और इसे जो है 2014 में WHO के द्वारा इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था। क्या किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया। कब? 2014 में। ठीक है, इसकी पहचान कब की गई थी? तो 1976 में। 1976 में इसकी जो पहचान की गई थी। कब की गई थी? इबोला की पहचान 1976 में की गई थी पश्चिमी अफ्रीका में। और इबोला नाम की एक नदी थी जिसके किनारे जो है एक गांव बसा हुआ था। ठीक है, वहीं पे इसकी पहचान की गई थी। 1976 में इसकी पहचान की गई थी। 2014 में WHO ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्तमान समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों को प्राण लेने वाला रोग है। ए है एड्स, बी है यक्षमा, सी है मलेरिया, डी है एबोला। तो जल्दी से आंसर करिएगा आप लोग इसका। तो क्या हो जाएगा आंसर?
आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी यक्षमा। WHO के अनुसार जो है वर्तमान में सबसे अधिक संख्या में लोगों का जो है प्राण लेने वाला रोग कौन सा है? यक्षमा है, यानी कि टीबी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है, क्षय रोग के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है। ए है रॉबर्ट का परीक्षण, बी है विडॉल का परीक्षण, सी है कान का परीक्षण, डी है बैटॉक्स का परीक्षण। तो इसका आंसर करिएगा आप लोग, क्षय रोग के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा मैटॉक्स का परीक्षण। डी हो जाएगा, क्षय रोग के लिए मैटॉक्स का परीक्षण करते हैं। रॉबर्ट का परीक्षण पेशाब की जांच के लिए करते हैं, पेशाब जांच के लिए रॉबर्ट का परीक्षण करते हैं। टाइफाइड और मलेरिया के लिए आपका विडॉल परीक्षण करते हैं, टाइफाइड और मलेरिया के लिए विडॉल परीक्षण करते हैं। और कान का परीक्षण किसके लिए करते हैं? तो ऑडियोमेट्रिक्स। ठीक है, ऑडियोमेट्री टेस्ट, ऑडियोमेट्री टेस्ट करते हैं कान के परीक्षण के लिए। ठीक है, तो क्षय रोग के लिए मैटॉक्स परीक्षण, याद रखिएगा इसको। और सीक परीक्षण किसके लिए करते हैं? सीक परीक्षण आपका सीक परीक्षण किसके लिए करते हैं? तो सीक परीक्षण जो है ये डिप्थीरिया के लिए करते हैं। डिप्थीरिया के लिए आपका सीक परीक्षण करते हैं। ठीक है, डिप्थीरिया के लिए सीक परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, बीमारी का पता लगाने के लिए यंत्र MRI का अर्थ है। ए है चुंबकीय रेजोनेंस सूचकांक, बी है चुंबकीय रिजोल्यूशन सूचकांक, सी चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, डी है उपरोक्त सभी। बीमारी का पता लगाने के लिए MRI का अर्थ क्या है? MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? मेमोरी रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, मेमोरी रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण होगा। यहाँ पे सी हो जाएगा, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण हो जाएगा MRI का फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, BMW परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? ए है बोन मैरो डेंसिटी, बी है बोन मिनरल डेंसिटी, सी है बोन मैरो डिफिशियंसी, डी है बोन मैरो डिफरेंशिएशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? BMW का जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? BMW का क्या हो जाएगा? बोन मिनरल डेंसिटी। बी हो जाएगा बोन मिनरल डेंसिटी। क्या हो जाएगा? बोन मिनरल डेंसिटी होगा। ठीक है, BMW किस लिए करते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस की जांच के लिए। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस की जांच के लिए किया जाता है BMW। ठीक है, परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु। ए है हृदयघात से, बी है प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से, सी है चिरकालिक मधुमेह से, डी है इनमें से कोई नहीं। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है किसको बचाने के लिए? किससे? तो क्या हो जाएगा? हृदयघात से। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हृदयघात से बचाने के लिए बीटा ब्लॉकर एक क्या है? औषधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, अस्पताल के किस विभाग में कैथ लैब होती है? ए है पैथोलॉजी विभाग में, बी है कार्डियोलॉजी विभाग में, सी है शल्य चिकित्सा विभाग में, डी है न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में। तो अस्पताल के किस भाग में जो है कैथ लैब होता है? तो किस में कैथ लैब होता है? क्या हो जाएगा? कार्डियोलॉजी विभाग में। बी हो जाएगा, कार्डियोलॉजी विभाग में आपका कैथ लैब होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है, औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट बने होते हैं। ए है अंडश्वेतक के, बी है गोद के, सी है माड़ी के, डी है श्लेष के। तो औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट किसके बने होते हैं? तो किसके बने होते हैं? स्टार्च यानी कि माड़ी के। यहाँ पे सी हो जाएगा, स्टार्च या माड़ी के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा। भविष्य के टीके हैं। ए है मलेरिया, बी है लेप्रोसी, सी है एंथ्रेक्स, डी है एड्स, ई है सभी। तो भविष्य के टीके कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं भविष्य के टीके इसमें से? तो ये सभी हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ई। यहाँ पे सभी, मलेरिया भी है, लेप्रोसी भी है, एंथ्रेक्स भी है और एड्स भी है। ठीक है, भविष्य के टीके इनको याद रखिएगा आप लोग।
तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके क्वेश्चंस जो है कैसे लगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।